नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। और आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। रिकवरी को अधिकतम करने और इसमें तेजी लाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान सुधारों पर चर्चा के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने बैठक बुलाई। इस अंक में जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन भारतीय मॉनसून को कैसे बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4 पीवीटीजीज कौशल केंद्रों का उद्घाटन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति देश भर में वस्तुओं और सेवाओं को बाधा रहित आवाजाही सुनिश्चित करती है। वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को 13 से 14% की मौजूदा दर से कम कर अंक इकाई यानी कि सिंगल डिजिट में लाना इसका लक्ष्य है। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक्स की अधिक लागत और अक्सर बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के व्यापार में सबसे बड़ी संरचनात्मक बाधा मानी जाती है। वर्ष 2030 तक विश्व बैंक के वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होना इसका लक्ष्य है। इस सूचकांक के पिछले संस्करण में भारत 44वें स्थान पर था। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की अन्य 4 प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये डिजिटल प्रणाली का एकीकरण करती है, जैसे कि सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन आदि सहित विभिन्न विभागों की अलग अलग प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विस यानी ई लॉग्स, लॉजिस्टिक्स पंजीकरण, समन्वय और निगरानी के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दों का समयबद्ध समाधान हो सकेगा। इसके अलावा सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया जाएगा। ये समूह कार्गो की आवाजाही में सुधार के लिए मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए सलाह देगा। एनएलपी को एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना यानी क्लैप के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें कई प्रमुख कार्य क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। एनएलपी की निगरानी और समन्वय केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लागू होने से लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के विकास में तेजी आएगी। अलग अलग हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित हो सकेगी। अगली खबर दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता से संबंधित है। रिकवरी को अधिकतम करने और इसमें तेजी लाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी में कुछ बदलाव किया है। इसने समय पर मामले का समाधान करने और धन की अधिक से अधिक वसूली करने में बदलाव किया है। आईबीसी में किए गए संशोधन इस तरह से हैं। इसमें कर्जदाताओं को उन मामलों में अलग से परिसंपत्ति बेचने की अनुमति दी गई है जहां समग्र रूप में कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है। इसमें समाधान पेशेवरों के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान संरचना की घोषणा की गई है। समाधान पेशेवर दिवालिया प्रक्रियाओं से जुड़े पेशेवर हैं। इन्हें समाधान प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है। किसी कंपनी की दिवाला प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समाधान हो जाने पर समाधान पेशेवर एक सफलता शुल्क प्राप्त करते हैं और इस शुल्क की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वर्ष 2016 में लागू किया गया था। इसके उद्देश्य हैं बैड लोन की समस्याओं से निपटना, दिवाला और शोधन अक्षमता के मुद्दों के समाधान के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करना। इस कानून में कॉरपोरेट से जुड़े व्यक्तियों, साझेदारी कंपनियों और व्यक्तिगत मामलों के पुनर्गठन एवं दिवाला समाधान से संबंधित कई कानूनों को समेकित और संशोधित किया गया है। ये संहिता समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करती है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जाए, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए और ऋण की उपलब्धता तथा सभी हितधारकों के हितों को सुनिश्चित किया जाए। आईबीसी के कार्यान्वयन के लिए स्थापित 4 स्तंभों की व्यवस्था की गई है और आईबीबीआई इन्हीं स्तंभों में से एक है। आईबीसी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे इंसॉल्वेंसी के समाधान में लगने वाले समय और लागत में कमी आती है। इससे व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलता है और ये शीघ्र समाधान के लिए कर्जदारों के व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देती है। इसकी प्रमुख चुनौतियां ये हैं कि इसमें रिकवरी दर कम रही है, न्याय निर्णय में देरी देखी जा रही है,
सीमा पार दिवाला संबंधी मामलों के लिए एक मानक का अभाव है। दिवाला पेशेवर और दिवाला पेशेवर एजेंसी के बीच पेशेवर क्षमता की कमी देखी गई है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत बैड लोन समाधान योजना लागू की गई है। इसके अलावा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड है, सूचना प्रदाता है, न्याय निर्णय संस्थाएं हैं और दिवाला पेशेवर एजेंसी की निगरानी में दिवाला पेशेवर हैं। IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और DRTs यानी डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल। विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान सुधारों पर चर्चा के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने बैठक बुलाई। WTO की विवाद निपटान प्रक्रिया दिसंबर 2019 से कार्य नहीं कर रही है। इसका कारण ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय में नियुक्तियों पर रोक लगाई है। इससे जुड़े कुछ मुद्दों पर चिंता प्रकट की गई है, जैसे कि अपीलीय निकाय द्वारा WTO के अन्य अंगों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करना। इसके अलावा विवाद निपटान प्रक्रिया की प्रकृति मुकदमेबाजी पर आधारित है। ये प्रक्रिया लंबी, महंगी और विवादास्पद होती है। WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटान के दो मुख्य तरीके हैं। विवाद में शामिल पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजते हैं। इसके अलावा न्याय निर्णय के माध्यम से निपटान किया जाता है। अपीलीय निकाय विवादों के निपटारे के लिए WTO की सर्वोच्च संस्था है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को विवाद निपटान निकाय नियुक्त करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। DSB सभी WTO सदस्यों के प्रतिनिधियों से बना है। दरअसल विश्व व्यापार संगठन के DSB के 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पक्षों के बीच परामर्श किया जाता है। इसके बाद पैनल द्वारा निर्णय होता है और यदि जरूरी हो तो अपीलीय निकाय द्वारा निर्णय लिया जाता है। और फिर तीसरा चरण है निर्णय को लागू करना। और आइए अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन और मॉनसून के बारे में। ये पेपर 1 का टॉपिक है। जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भारतीय मॉनसून को कैसे बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक वर्ष 2022 में बाढ़ और सूखे की चरम घटनाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना भारतीय मॉनसून को कैसे प्रभावित कर रही है। दरअसल इस बीच मॉनसून में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। मॉनसून के उतार चढ़ाव में वृद्धि देखी गई है और इसी की वजह से लंबी अवधि तक शुष्क मौसम और छोटी अवधि में भारी वर्षा दोनों घटित हो रहे हैं। मॉनसून प्रणालियों के मार्ग में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए निम्न वायुदाब और अवदाब प्रणाली का दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना। इस स्थानांतरण की वजह से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इस बार ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में सामान्य वर्षा भी नहीं हुई है। वहीं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान भारत में मॉनसूनी वर्षा कम लेकिन अधिक तीव्र हुई है। मॉनसून में बदलाव के कई परिणाम हैं। बढ़ते तापमान और आर्द्रता के साथ असमान वर्षा कीटों के प्रकोप और बीमारियों को बढ़ावा देती है। मॉनसून प्रणाली के मार्ग में बदलाव से खरीफ फसलों, विशेषकर चावल की मात्रा और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। हिमालय क्षेत्र में हिमनद पिघल रहे हैं। पूरे दक्षिण एशिया में चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे हाल ही में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में आकस्मिक बाढ़ या बाढ़ की घटनाएं तथा चीन में सूखे की घटनाएं आदि हुई हैं। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4 PVTGs कौशल केंद्रों का उद्घाटन किया। किसी जनजातीय समूह को उसके द्वारा सामना की जाने वाली किसी एक या एक से अधिक कई क्षमताओं के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसका आधार होता है आर्थिक पिछड़ापन, प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, घटती या स्थिर जनसंख्या और साक्षरता का निम्न स्तर। इनकी पहचान सबसे पहले वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने की थी। वर्तमान में 75 जनजातीय समूहों को PVTGs के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए चेंचू, बिरहोर, असुर, जरावा, ओंग आदि। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कार्यान्वित कर रहा है। ये एक कौशल प्रमाणन योजना है जिसका उद्देश्य है बेहतर आजीविका के लिए युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना और पूर्व शिक्षण की मान्यता के तहत सीखने के आरंभिक अनुभव या कौशल युक्त व्यक्तियों का मूल्यांकन और उनका प्रमाणन करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रमुख घटक हैं 60 लाख युवाओं को लघु अवधि का प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएं, 40 लाख व्यक्तियों की पूर्व शिक्षण की मान्यता, कौशल और रोजगार मेला, प्लेसमेंट में सहायता, निरंतर रूप से निगरानी और मानक ब्रांडिंग तथा संचार।
इस खबर से जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 72 इकाइयों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन करना है। इसे वर्ष 2008-9 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विलय करके आरंभ किया गया था। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन। कजाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को सीका शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। सीका यानी कि एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन। इस सम्मेलन को प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। सीका एक बहुराष्ट्रीय मंच है। इसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग में वृद्धि करना है। सीका का सदस्य होने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। सदस्यता के इच्छुक देश को एशिया में स्थित होना चाहिए। उस देश के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा एशिया में स्थित होना चाहिए। वर्तमान में सीका के भारत सहित 27 सदस्य देश हैं। इसके तहत विश्वास निर्माण उपायों को 5 व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ये 5 क्षेत्र हैं: आर्थिक, पर्यावरण, मानवीय, नई चुनौतियों और खतरे से संबंधित और सैन्य राजनीतिक आयाम। अगला है भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ISMR। ISMR भारत और सिंगापुर की एक नई पहल है। इसके कई उद्देश्य हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए आयामों की पहचान करना है। ISMR दोनों देशों के नेतृत्व में एक मंच है। इसका लक्ष्य मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं के दौरान और कोविड-19 के बाद की आर्थिक पुनर्बहाली के चरण में तेजी से बदलते भू राजनीतिक घटनाक्रम के आलोक में अवसरों को तलाशना है। इसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश, वित्त और व्यापार मंत्रियों द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFED एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ये विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और भुखमरी को समाप्त करने के प्रति समर्पित है। IFED ग्रामीण लोगों की खाद्य सुरक्षा और आय में वृद्धि तथा पोषण में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाता है। IFED कृषि और कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में कार्य करता है। ये मुख्य रूप से लघु जोत धारक किसानों पर ध्यान देता है। भारत में IFED ने कुल लगभग $1.2 मिलियन का ऋण दिया है। बाल कल्याण समिति। सरकार ने किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण आदर्श संशोधन नियम 2022 को लागू कर दिया है। इसके तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठन से जुड़े व्यक्ति को CWC यानी बाल कल्याण समिति का हिस्सा बनने से रोकने का प्रावधान किया गया है। CWC की स्थापना किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत की गई है। इसकी स्थापना संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए की गई थी। इनकी स्थापना राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए करती है। इन समितियों का उद्देश्य दुर्व्यवहार से पीड़ित, शोषित, परित्यक्त या अनाथ बच्चों की देखभाल और उनका संरक्षण करना है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनमें से कम 1 महिला तथा 1 बालकों के मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। अगला है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में एक नई सुरक्षा विशेषता को लागू किया है। इसके तहत लाइवलीनेस ऑफ फिंगरप्रिंट नामक विशेषता को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य फर्जी फिंगरप्रिंट का उपयोग करके धोखाधड़ी से पैसे निकालने के मामलों को रोकना है। AEPS बैंक आधारित मॉडल है। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेन देन किया जाता है। ये कार्य आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। AEPS सेवा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रदान करता है। इसके तहत लेन देन करने के लिए ग्राहक को बैंक का नाम, आधार संख्या और फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। बाजार आधारित किफायती प्रेषण तंत्र।
विद्युत मंत्रालय ने MBED के माध्यम से एक केंद्रीकृत विद्युत मॉडल की दिशा में बढ़ने का प्रस्ताव किया है। MBED विद्युत बाजार के संचालन से संबंधित सुधार है। ये सुधार केंद्रीय बाजार संचालक के माध्यम से संपूर्ण वार्षिक विद्युत उपभोग का प्रेषण करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विकेंद्रीकृत विद्युत मॉडल का पालन किया जाता है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक दाम फ्रेमवर्क की दिशा में आगे बढ़ना है। इसका लाभ ये होगा कि इससे विद्युत खरीद संबंधी लागत में कमी आएगी। ये अक्षय ऊर्जा उत्पादन को सुगम बनाने के लिए ग्रिड के लचीलेपन में वृद्धि करेगा। हालांकि इसके संबंध में राज्यों की चिंताएं भी हैं। इससे उनकी स्वायत्तता में कमी आएगी। विद्युत वितरण कंपनियां पूरी तरह से केंद्रीकृत तंत्र पर निर्भर हो जाएंगी। न्यूरोसेफ ये एक स्मार्ट वैक्सीन परीक्षण विधि है। इसके तहत न्यूरो विरुलेंस का मापन करते समय ये सुनिश्चित किया जाता है कि जानवरों या मनुष्यों को कोई नुकसान न पहुंचे। न्यूरो वायरुलेंस वायरस द्वारा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों को उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। वर्तमान में सभी टीकों का परीक्षण पारंपरिक सुरक्षा परीक्षण विधियों के अनुसार किया जाता है। इसके तहत सामान्य तौर पर मंकी बेस्ड न्यूरो वायरुलेंस टेस्ट में प्राइमेट्स पर परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में 8 से 9 महीने लगते हैं और इस वजह से ऐसे परीक्षणों पर नैतिक प्रश्न उठते रहते हैं। न्यूरोसेफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इसके तहत स्टेम सेल पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पशुओं और मनुष्यों पर प्रत्यक्ष परीक्षण नहीं किया जाता। न्यूरोसेफ का उपयोग करने से परिणामों में अधिक सटीकता आएगी। ये त्वरित होगा, ये क्रूरता मुक्त होगा, ये सस्ता होगा और इसे आसानी से दोबारा किया जा सकता है। सोवा वायरस ये एक नया मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस है। ये भारतीय ग्राहकों को निशाना बना रहा है। ट्रोजन वायरस एक वैध प्रोग्राम जैसा लगने वाला एक मैलवेयर होता है। ये उपयोगकर्ता के एंड्रॉइड फोन को एन्क्रिप्ट कर देता है और इसे ठीक करने के लिए उपयोगकर्ता से धन की मांग करता है। इसे अनइंस्टॉल करना काफी कठिन होता है। ये एंड्रॉइड उपयोगकर्ता को ठगने के लिए कई ऐप्स में फर्जी अतिरिक्त स्तरों को जोड़ सकता है और साथ ही ये 200 से ज्यादा बैंकिंग और भुगतान एप्लीकेशन की नकल कर सकता है। मर्ज सॉफ्टवेयर मर्ज एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। ये एथेरियम ब्लॉकचेन पर लेन देन करने के दौरान होने वाली ऊर्जा की खपत को कम करता है। एथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके तहत नेटवर्क प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम की बजाय प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पर कार्य करता है। प्रूफ ऑफ वर्क को पर्यावरण के अनुकूल और लेन देन को तीव्रता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन पर लेन देन को सत्यापित करने के लिए सर्वसम्मति आधारित प्रणालियां हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके तहत नेटवर्क पर सभी माइनर्स को लेन देन करने और लेन देन को सत्यापित करने की अनुमति होती है। वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक के तहत माइनर्स की जगह वैलिडेटर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल शीर्ष हितधारकों को ही वैलिडेटर्स बनाया जाता है। इसकी वजह से ऊर्जा की कम खपत होती है। स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रमाणन जल शक्ति मंत्रालय प्रदान करता है। इसके 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और प्रबंधन। इसके अलावा ODF प्लस यानी खुले में शौच मुक्त ODF के दर्जे को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तीसरा है अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, सूचना, शिक्षा और संचार, एक्शन प्लानिंग आदि जैसे क्रॉस कटिंग हस्तक्षेप। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अंबेडकर सर्किट हाल ही में अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अंबेडकर सर्किट में शामिल हैं मध्य प्रदेश का महू, ये अंबेडकर जी की जन्मस्थली है। दूसरा है महाराष्ट्र का नागपुर, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तीसरा है दिल्ली का निवास, जहां वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान रहते थे। चौथा है महाराष्ट्र का दादर, जहां उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए कई विषयगत सर्किटों जैसे कि रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट की पहचान की गई है। ग्रीन फिन्स हब ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
ये समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए भाग लेने वाले गोताखोरों और स्नोरकल ऑपरेटरों के लिए उन्नत और वैश्विक सदस्यता प्रदान करता है। इसे यूनाइटेड किंगडम में स्थित रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन नामक एक चैरिटेबल ट्रस्ट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।